चलिए बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज है 30 जून, चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अच्छा बेटा, अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा पूछना चाहूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ, तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ? देखिए, रिटायरमेंट कि हम एक डेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, एक सर्टेन डेट हो सकती है कि भाई हमें इस डेट को रिटायरमेंट लेनी है। बट डेथ की कोई सर्टेन डेट नहीं होती, क्योंकि डेथ क्या है, एक फ्यूचर इवेंट है जो कि कभी भी हो सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट इसके ऊपर हम कंट्रोल चाहें तो कर सकते हैं। रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, इसको हम प्लान कर सकते हैं, बट इसको हम प्लान नहीं कर सकते। अब ये मत कहना सर हम मर्डर प्लान कर देंगे तब तो हो जाएगा, ना कि बेटा हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी इसमें नहीं लाएंगे, हम सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में दोनों का मतलब एक ही होता है कि जो पार्टनर है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। पार्टनर इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द फर्म। अभी हमने पहले पढ़ा था पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा था, अब फर्म के पास से पार्टनर चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा ए बी सी 3 इक्वल पार्टनर से, जिनके बीच में रेशियो थी 1:1:1 क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे। तो अब क्या होगा, जब ये इक्वल शेयर कर रहे थे तो मैं कह सकता हूँ सबका शेयर 1/3 1/3 और 1/3 रहा होगा ए बी सी का। तो इसमें मान लीजिए सी छोड़ करके जा रहा है, सी जा रहा है फर्म से, तो अगर सी फर्म के अंदर से बाहर चला गया तो ये जगह का शेयर खाली हो गया या नहीं हो गया? तो मुझे बताओ, ये शेयर सी किसी को बेच के जाएगा या अपने आप साथ उठा के ले जाएगा? अपने साथ उठा के लेके नहीं जा सकता, तो ये हो ना हो ए और बी को बेचेगा या नहीं बेचेगा, बताइए। तो मुझे यहाँ पर बताइए, ये जो शेयर था सी का 1/3, ये इसने गेन किया या सेक्रीफाइस किया है? सेक्रीफाइस। वेरी गुड, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सी कौन है? सी इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता मैं? बेटा रिप्लाई दे दिया करो, मज़ा आता है फिर। और ए और बी, मुझे तो ए और बी को, सी का जो शेयर सी ने छोड़ा वो ए और बी को मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ ए और बी गेनिंग पार्टनर हैं। यस सर। तो बेटा एक बार बताओ, यहाँ पर ज़्यादातर सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा होंगे या गेनिंग ज़्यादा होंगे? इक्वल होगा सर। गेनिंग पार्टनर्स ज़्यादा होंगे ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक भी हो सकता है, ठीक है, पर जो हमने एडमिशन किया था, एडमिशन में एक पार्टनर आता था और सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा होते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, जनरली हम निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो इस केस में रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला आप चाहो तो सेक्रीफाइसिंग वाला भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है जी। तो यानी हमें ध्यान रखना है कि इस वाले चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी, यानी पार्टनर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो गेन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, इसमें क्या न्यू पार्टनर आ रहा है? नहीं। क्या एक पार्टनर जा रहा है? हाँ जी, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म के अंदर था वो एग्जिट कर रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है। और जो पार्टनर बाहर जा रहा होता है वो अपना शेयर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। और जितना शेयर सेक्रीफाइस करता है वो पुराने पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, इनको रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हो, जो फर्म के अंदर बच गए, वो एक्वायर कर लेते हैं सी का शेयर। अब ये डिपेंड करता है सी अपना सारा शेयर किसको दे रहा है। हो सकता है सी का जो 1/3 है सारा का सारा बी ले रहा हो सकता है सी का सारा शेयर ए ले रहा हो, तो उस केस में सिर्फ ए ही गेनिंग होगा। हो सकता है सी का शेयर आधा आधा ले रहे हो ए बी, हो सकता है कि ए ज़्यादा ले रहा हो बी कम ले रहा हो, और ये भी हो सकता है बी ज़्यादा ले रहा हो ए कम ले रहा हो। तो बहुत सारे केसेस इसमें बन सकते हैं, तो हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपने तरीके से सॉल्व करना है।
सर वो तो डिसाइड करेगा जो पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता हाँ है, बेटा, जो वो तो पैसे देते हाँ जी, वो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से इनका डिसाइड होगा। जैसे हमने Yes. एडमिशन में किया था ना कि भाई एक नया Yes, sir. पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो वो किससे गेन कर रहा है अपना शेयर, ए से ले रहा है या बी से ले रहा है, ठीक है, या सारा का सारा शेयर ए से ले रहा है। ऐसे ही हमें इसमें निकालना है कि सी अब क्या कर रहा है, दे रहा है, ए को दे रहा है या बी को दे रहा है या ए बी को दे रहा है, तो किस रेशियो में दे रहा है। तो इसका हम डायरेक्ट बेटा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, शेयरिंग, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाला, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी रिटायर हो गया बेटा, एंड his share was acquired by A and B equally। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर बेटा, जरा बता सकते हो। इसका मतलब C ने अपना शेयर जो दिया वो A और B ने कैसे ले लिया, किस रेशियो में ले लिया, 1:1 में ले लिया। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे ठीक है, निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगने हैं। ये तो क्वेश्चन हमें आता है, अभी सीख के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, 2 चैप्टर्स में हमने ये तो चीज़ें सीखी हैं, गेनिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। मुझे देखो सिंपल है, ए बी सी पार्टनर से, इक्वल पार्टनर से, तो उनकी रेशियो ऑब्वियसली 1:1 होगी, यानी 1/3 1/3 1/3। अब यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, यानी सी जा रहा है, तो सी का शेयर कितना, 1/3, यानी सी का जो शेयर था 1/3। अब वो कौन ले रहा है, एक्वायर कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, किस रेशियो में, इक्वली, यानी सी का शेयर किस किसने ले लिया, ए ने ले लिया और बी ने ले लिया। किस रेशियो में ले लिया बेटा, 1:1 की रेशियो में ले लिया, यानी 1/2 1/2, यानी ए ने लिया 1/3 का आधा और बी ने भी ले लिया 1/3 का आधा। तो मुझे बताओ इस बार ए ने लिया है या दिया है, ए ने लिया है, तो ये ए का है गेनिंग शेयर, ये ए का है गेनिंग शेयर और ये बी का है गेनिंग शेयर। तो मैं क्या गेनिंग शेयर बता सकता हूँ ए का, मैं कि हाँ जी, ए का गेनिंग शेयर है 1/6 और बी का भी गेनिंग शेयर है 1/6। तो बेटा गेनिंग शेयर मुझे दोनों के पता चल गए, तो गेनिंग रेशियो तो मैं आराम से बता सकता हूँ। जरा बताओ तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, कोई बताएगा। गेनिंग शेयर ऑफ ए इज टू गेनिंग शेयर ऑफ बी, बताइए। 1:1। वेरी गुड, यानी 1/6 इज इक्वल्स टू 1:1। तो गेनिंग रेशियो मेरा आ गया 1:1। अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। अब मैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मुझे निकालनी आती है, पहले मुझे निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स का, और वो हमें निकालना आता है। बाकी जो भी ओल्ड शेयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग वाला माइनस कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देते हैं और गेनिंग शेयर ऐड कर लेते हैं। माँ जी वही करेंगे यहाँ पर भी, सर बिल्कुल सेम है, माँ जी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। माँ जी सर ओल्ड शेयर क्या था, मैं देखो आप लोग बताओ ओल्ड शेयर क्या था तीनों का। माँ की ए का तो था 1/3, बी का भी था 1/3 और सी का भी था 1/3। तो ए ने सेक्रीफाइस किया, आप कहोगे नहीं सर ए ने तो गेन किया है, बी ने भी सर गेन किया है, ए ने, हाँ जी सर ए ने अपना पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, तो ए का तो निल हो गया। और ए और बी ने क्या कितना कितना लिया, जरा देखो गेनिंग शेयर बताओ, 1/6 और 1/6। तो मैं ठीक है ये ऐड कर देता हूँ, तो ए ने कितना गेन किया बेटा 1/6 और बी ने कितना गेन किया 1/6। तो दोनों का जरा एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 1 2 + 1, तो ये आ गया 3/6 और ये भी आ गया 3/6। तो क्या आप मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता सकते हो, ए और बी के बीच में बची सी तो निकल गया, सी तो है ही नहीं अब, 3:3। 3/6 दैट इज 1:1, ये भी 1:1 ही आ गई। यस सर।
क्या बात क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी तरीके से। मैंने कहा इस बार x, y एंड z वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 जने पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उनकी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। सर ये ओल्ड रेशियो है? मैं जी हाँ, ये ओल्ड रेशियो है। अब सर रिटायर कौन हुआ? मैं कि सर वाई रिटायर हो गया। वाई रिटायर्ड, एक्स एक्वायर्ड, एक्स एक्वायर्ड 2/5 of his share and remaining share was acquired by Z। बाकी अच्छा, आपको कैलकुलेट करनी है एक तो गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सर ये तो निकाल देंगे फटाफट, इसमें कुछ है ही नहीं। सर आपने बता रखा है, पहले तो देखो रिटायर कौन हुआ। मगर सर आपने बताया एक्स वाई जेड हैं, 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। और सर इसमें ना वाई रिटायर हो गया। मकी अच्छा, मकी वाई का शेयर कितना था? सर वाई का शेयर था 3/10। मकी अच्छा, ये किस किस ने ले लिया? आप कहोगे सर ये लिया है, एक्स ने भी लिया है और जेड ने भी लिया है। मकी अच्छा, दोनों ने लिया? आपने कहा हाँ। मकी एक्स ने कितना लिया है? आपने कहा सर 2/5 लिया है। मकी सिर्फ 2/5 लिया है? कहते नहीं सर, 2/5 ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई। मकी अच्छा, किसका शेयर? हीज शेयर। हीज कौन है? वाई, यानी वाई के शेयर का 2/5 लिया है एक्स ने। मकी अच्छा, तो वाई का शेयर है कितना? 3/10 है। 3/10 का 2/5 लिया है एक्स ने। मकी ओके, तो ये गेनिंग शेयर हो गया किसका? एक्स का। और वाई जेड ने कितना ले लिया? सर जो बच गया। मकी कितना बच गया? मजी कैलकुलेट कर लो। ये हो गया आपका 6/50, 3 2 जा 6 और 10 5 जा 50। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, ये तो 3/10 में से 6/50 माइनस करके यहाँ लिख दो, z का शेयर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 3/5 लिया है, सॉरी 2/5 लिया, तो बच कितना गया? 3/5। तो z ने कितना ले लिया? 3/10 का 3/5 ले लिया, रिमेनिंग शेयर जो y का बच गया था। भाई देखो ना, 2/5 प्लस 3/5 क्या होता है? 1। 1 किसके बराबर था? 3/10। तो 3/10 का 2/5 लिया x ने, तो 3/5 किसने लिया होगा? z ने। चलिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 3/10 टोटल शेयर था और x ने कितना ले लिया? 650। तो 650 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि z का कितना शेयर है। एलसीएम आ गया 50, 15 माइनस 10, 5 3 15 माइनस 6, डेट इज 9/50। यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 10 5 जा 50। तो बेटा इससे गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी किस किस के बीच की? x और z के बीच की। 6/50 इज टू 9/50। तो रेशियो आ गई 6:9, डेट इज 2:3। आई होप क्लियर है ये? बताइए। यस सर। तो न्यू शेयर बताइए फटाफट। न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक्स वाई जेड, एक्स और वाई जेड का ओल्ड शेयर कितना है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। एक्स कितना गेन किया? एक्स ने गेन किया 6/50, तो प्लस कर दूंगा। वाई ने कितना किया? वाई ने सेक्रीफाइस किया 3/10, पूरा का पूरा शेयर दे दिया। और जेड ने भी गेन किया 9/50, प्लस कर दो। एलसीएम आ जाएगा 50, 10 5 5 25 प्लस 6, ये तो नील हो गया। ये हो गया 50, 5 2 10 प्लस में 9, ये हो गया 31/50, ये हो गया 19/50। तो बेटा न्यू रेशियो क्या आ गई? एक्स और जेड के बीच की आ गई
31:19। आई होप सबको क्लियर है ये। अब एक तरह का क्वेश्चन और करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ आपको। चलिए मान जी पिक्चर सेंड कर दोगे? हाँ जी पिक्चर सेंड कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं नोट कर रहा था ना। हाँ कोई बात नहीं, सेंड कर देंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको बेटा ओल्ड रेशियो दे रखी है एक्स वाई और जेड के बीच की, डेट इज़ 5:3:2, ठीक। और बेटा न्यू रेशियो दे दी यहाँ पर एक्स और वाई के बीच की, डेट इज़ 1:1। आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो बेटा जरूरी नहीं है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना तो आप गेनिंग शेयर वाला फॉर्मूला लगाओ, आप सैक्रिफाइसिंग शेयर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं देखो आपको यहाँ पर दोनों फॉर्मूले से निकाल करके दिखाऊंगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर वाले से। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है, सॉन्ग हमने पढ़ा था, SONG। सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो यहाँ ले लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का ओल्ड शेयर कितना 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू शेयर कर देंगे माइनस। एक्स का न्यू शेयर कितना है 1/2, वाई का कितना है 1/2, जेड का कितना है 0। तो ये आ गया 10, 5 माइनस 5, ठीक। अच्छा और ये हो गया 10, ये आ गया 3 -5 और ये कितना आ गया नील। नहीं नील तो नहीं होगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। यस सर, ऊपर 5 -5 आ रहा है। एक मिनट रुको, लिखो इसको 2/10 ही लिखो। ये आ गया 0, ठीक। इसको तो भूल जाओ, ये आ गया आपका -2/10। तो बेटा ठीक है, ये माइनस का मतलब क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। इसने वाई ने गेन किया और एक्स ने क्या किया सेक्रीफाइस। तो इसमें रेशियो निकल ही नहीं पाएगी, यानी एक्स ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। सारा का सारा गेन किसने कर लिया वाई ने, यानी एक्स जो अपना शेयर बेच के गया, सारा का सारा किसको बेच के गया वाई को। यानी जेड जो हमारा जेड गया, जेड ने सारा का सारा शेयर अपना किसको दिया है वाई को, एक्स को कुछ दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, क्या यही सेम रिजल्ट मुझे गेनिंग वाले फॉर्मूले से भी मिलेंगे, मगर देख लेते हैं। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। गेनिंग इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बाकी एक्स वाई जेड 3 ले लेते हैं। न्यू शेयर क्या है एक्स का, में जी न्यू शेयर है हाफ, वाई का भी हाफ और जेड का 0। माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो बेटा ये भी आ जाएगा आपका एलसीएम 10, 5 - 5 डेट इज़ नील। इधर आ जाएगा एलसीएम 10, 5 - 3 डेट इज़ 2/10 और ये आ गया आपका -2/10। यहाँ गेनिंग है, गेनिंग का प्लस यानी गेन, और गेन है और यहाँ माइनस है यानी सेक्रीफाइस। तो देखो रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं। तो यानी चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें गेनिंग रेशियो नहीं निकल सकती क्योंकि दो जने गेनिंग के नहीं हैं, पर गेनिंग शेयर आप बता सकते हो। गेनिंग शेयर है 2/10। चलिए एक ऐसा एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मैं ओल्ड रेशियो ले रहा हूँ ए बी और सी के बीच की। आप देखते हैं मैं सॉल्व करूँगा और आप भी सॉल्व करना, देखते कौन पहले बताता है। मैंने कि ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है ए और सी के बीच की, और वो है 5:, एक मिनट, चलिए 3:2 ले लेते हैं। 3:2 की, ठीक है, 3:2 की है ए और सी के बीच में न्यू रेशियो। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, चाहे इस फॉर्मूले से कर लो चाहे उस फॉर्मूले से कर लो। आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग तो हमने पढ़ ही रखा है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये होता है सैक्रिफाइसिंग का ए बी और सी
ओल्ड क्या है? ओल्ड है 5 by बाई 10, 10, 3 बाई 10 और 2 बाई 10। 2 by 10, माइनस कर देते हैं न्यू। ए का है 3 बाई 5, बी 3 का by 5, 0 और सी का 2 by 5, 2 बाई 5। एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 6, ये हो गया बेटा 3 बाई 10 और ये हो गया एलसीएम 10, 2 माइनस 4, -6, 4, ये आ गया बेटा -1 बाई 10, ये 3 बाई 10, ये आ गया -2 बाई 10। तो देखो ये कर रहा है यहाँ पर गेन, यहाँ पर ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन। तो बेटा देखो यहाँ पर गेनिंग रेशियो मेरी आराम से निकल गई ए और सी के बीच की, डेट इज़ 1 बाई 10 इज टू 2 बाई 10। तो आपका आ गया 1:2। ठीक है, yes sir, इतना तो हमें आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। चलो, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि सिंपल केस है, जैसे हमने उसमें सीखा था ना सिंपल केस, किसमें? एडमिशन के केस में भी सिंपल केस सीखा था, इसमें भी सिंपल केस लेते हैं एक। मैंने कहा यहाँ पर मैंने बताया कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी बीच की रेशियो है 5:3:2 और सिर्फ इसमें बताया सी रिटायर्ड हो गया। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया कैलकुलेट करो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो बेटा इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या एजम्पशन लूंगा? देखो, सबसे पहले तो मुझे पहचानना आना चाहिए सिंपल केस है या नहीं। क्या इसमें कहीं बताया है कि न्यू रेशियो क्या है? नहीं बताया। क्या इसमें बताया है कि सी जो रिटायर हो रहा है वो ए को कितना दे रहा है या बी को कितना दे रहा है? नहीं बताया। तो ऐसा केस को मैं क्या मानूंगा? सिंपल केस मानूंगा। ठीक, यह है आपका कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल। चलिए, सिंपल केस है। सिंपल केस में मुझे क्या लेनी पड़ती है? एक एजम्पशन लेनी पड़ती है। एजम्पशन क्या लूंगा? इन सिंपल केस when there is nothing mentioned, if there is nothing mentioned, हाँ जी, nothing about the gaining ratio, about the gaining ratio, कि आपको गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ ना बताया गया हो, और न्यू रेशियो, then we will assume that remaining partners will gain। जैसे उसमें था ना रिमेनिंग पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स विल गेन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी यही था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गेन कर सेक्रीफाइस कर रहे थे एडमिशन के केस में। इसमें क्या करेंगे? गेन करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेशियो में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? चलिए लेकर के देखते हैं। यानी आ जाइए, करते हैं इसको। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 5/10, 3/10 और 2/10 के, और सिर्फ इतना बताया सी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मान के चलेंगे हम कि जो ये सी का शेयर है 2/10, ये ए और बी ले लेंगे इक्वली। किस रेशियो? नहीं, इक्वली नहीं, अभी बोला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बताओ ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या है? ए और बी की 5:3 है, 5:3, तो यहाँ पर क्या होगी? 5/8 और 3/8। ये 5/10 और 3/10 मत ले लेना गलती से भी, 5/8 और 3/8। तो बेटा 2/10 का 5/8 ए ले लेगा और 2/10 का 3/8 बी ले लेगा। ये आ गया आपका गेनिंग शेयर, यहाँ भी आ गया गेनिंग शेयर। क्या ऐसी हमने एडमिशन के केस में किया था? नहीं किया था, वहाँ बस सेक्रीफाइसिंग शेयर लिखते थे, यहाँ गेनिंग शेयर लिख रहे हैं। तो कितना आ गया? 2 5 10/80 और यहाँ भी आ गया 6/80। तो बेटा गेनिंग रेशियो निकल गई आपकी
ए और बी के बीच में 10:6 की, दैट इज 5:3। ठीक है जी। अब मुझे को बताइए यार, गेनिंग रेशियो क्या आपको लग रहा है किसी के बराबर आई है? Old ratio. यानी सिंपल केस में मुझे एक बात पता चली कि मेरी गेनिंग रेशियो जो होगी सिंपल केस में, इन सिंपल केस, तो ये हम एक तरह से शॉर्टकट सीख रहे हैं, आगे शॉर्टकट यूज करेंगे। सिंपल केस में गेनिंग रेशियो किसके बराबर होती है? Old ratio. ओल्ड रेशियो के। एडमिशन के केस में, सिंपल केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होती थी? ओल्ड रेशियो के बराबर में, है ना। यहाँ पर गेनिंग रेशियो बराबर होगी। मैं चलिए अब न्यू रेशियो निकालते हैं। मजे अच्छा, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? माँ की न्यू रेशियो के लिए न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। माँ ठीक है जी, न्यू शेयर निकाल लो। न्यू शेयर कैसे आएगा? माँ की ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। यहाँ ले लेते हैं ए, बी और सी। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 5/10, 3/10 और 2/10। भाई गेन कौन कर रहा है? ए और बी गेन कर रहे हैं। ए ने गेन किया 10/80, बी ने गेन किया 6/80, जबकि सी ने सेक्रीफाइस किया 2/10। तो एलसीएम आया बेटा 80, 8 5 40 प्लस 10, ये आया 80, 10 8 3 24 प्लस 6, और ये आ गया नील। तो बेटा न्यू रेशियो कितना आ गया? 50/80 और 30/80। 5:3. क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब न्यू रेशियो क्या आई ए और बी के बीच की? 5:3 आ गई ना। Yes sir. क्या ये भी ओल्ड रेशियो के बराबर है? Yes sir. तो यानी सर कह रहे हो कि आप ये इतना सिंपल है रिटायरमेंट, कि मतलब कि अगर सिंपल केस होगा तो ना आपको गेनिंग रेशियो निकालनी, ना हमें न्यू रेशियो निकालनी। बाकी हाँ जी बेटा, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हो। यानी सिंपल के केस में ओल्ड रेशियो ही मेरी बराबर हो गई किसके? गेनिंग रेशियो के। और गेनिंग रेशियो ही बराबर हो गई मेरी न्यू रेशियो के। पर ऐसा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें? Simple case में. सिंपल केस में, वो भी किसके? रिटायरमेंट और डेथ के केस में। ठीक है। एडमिशन के केस में ऐसा नहीं होता। एडमिशन के केस में सिर्फ ये दो पार्ट सही रहते हैं, न्यू रेशियो अलग ही होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes sir, हो गई. हो गई। यस तो बेटा एक काम करो, यहाँ पर ना ऐसा एक थोड़ा सा बना करके लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ताकि आपको ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होना। एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ लिख लो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। सर इसमें क्या लिखवाओगे? माँ की देखते चलो। यहाँ हम लिख देते हैं बेसिस। मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इन सिंपल केस। सिंपल केस का आप मतलब समझते हो। अगर सिंपल केस है, सिंपल केस में हमने क्या सीखा कि जो ओल्ड रेशियो होगी वो मेरी बराबर होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, बट बराबर नहीं होगी न्यू रेशियो के। ठीक, यहां पर मेरी ओल्ड रेशियो बराबर होगी गेनिंग रेशियो के, और यही बराबर होगी न्यू रेशियो के भी। तो ध्यान रखना, ये दो केस बिल्कुल सिंपल केस की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या एजम्पशन ली थी? ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा आएगा नहीं पेपर में, आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये एजम्पशन क्या ली थी यहां पर कि ओल्ड पार्टनर्स will sacrifice in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio
और हमने यहाँ के एजम्पशन ली है रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ तो ओल्ड में सी भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स लिखेंगे, इसलिए रिमेनिंग पार्टनर्स विल गेन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है जी? हाँ भैया। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा और आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको चैप्टर के बारे में बताता हूँ। जो बेटा ये रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ आपको पढ़ाने के लिए। बाकी ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं रिटायरमेंट अलग पढ़ाते हैं, डेथ अलग पढ़ाते हैं, पर मैं रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। कुछ चेंजेस करके पढ़ेंगे, पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, लाइफ टाइम के लिए भूलोगे नहीं, इसलिए मैं एक साथ पढ़ाऊँगा। बस इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, रिटायरमेंट और डेथ में डिवाइड नहीं करूँगा। अभी देखो किस में डिवाइड कर रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बट इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूँगा। आपकी बुक में इस तरीके से नहीं दे रखा, अलग तरीके से दे रखा है, पर मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नहीं तो आपके पास 3 चीज़ें हो जाएंगी। एडमिशन के क्वेश्चन अलग, रिटायरमेंट के अलग और डेथ के अलग, और फिर तीनों के कॉन्सेप्ट याद करने में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो इसलिए हम सिर्फ एडमिशन के और रिटायरमेंट डेथ के 2 ही केस के चीज़ें याद रखेंगे, पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक मैं करूँगा इस पूरे चैप्टर को डिवाइड रिटायरमेंट या डेथ 2 केस बना करके। ये हो जाएगा आपका केस 1 ड्यूरिंग द ईयर, और केस 2 रिटायरमेंट और डेथ at the beginning of year or at the end of year। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? आपका जो एक ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल टू मार्च होता है, या फिर आपका होता है जैन टू दिसंबर, हाँ या ना? ये होता है फाइनेंशियल ईयर और ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। ऐसे ही होते हैं, 12 महीने का होता है कि ईयर। हाँ भैया। तो हम कह रहे हैं कि यस सर। अगर इस अप्रैल से मार्च के बीच में किसी की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, तो उसका मैंने एक केस बना दिया, और एक केस मैंने बना दिया कि जब शुरुआत में हो रही है या फिर एंड में हो रही है, या तो शुरुआत में हो रही है या एंड में हो रही है। यानी जो मुझे ध्यान रखना है, इसमें मुझे डेट ऑफ डेथ या फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा कि रिटायरमेंट या डेथ हो कब रही है पार्टनर की। ठीक है सर। हाँ जी सर फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में? दोनों ईयर में ध्यान देना पड़ेगा, दोनों ईयर में एक ही बात है। ठीक है एक साथ करेंगे। हाँ। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से सुनना कि अगर आप अभी आज खड़े हो, मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर नीचे, ताकि मैं ऊपर तो कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा। यहाँ पर अगर बेटा मेरा अप्रैल है, 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2020, कहाँ तक चलेगा ये? 31 मार्च 2021 तक। अच्छा, अगर मुझे बताइए किसी की डेथ या रिटायरमेंट 1 अप्रैल को हुई है, किसी की रिटायरमेंट या डेथ हुई है कब? 1 अप्रैल को, तो मुझे बताओ क्या उसको पिछले साल का 2019-20 का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? हो गया होगा। पक्का हो गया होगा। और वो Yes, 1 अप्रैल को ही मर गया या 1 अप्रैल को ही फर्म छोड़ के चला गया, तो मुझे बताओ क्या वो आगे ईयर के जो प्रॉफिट होगा उसका हकदार है या नहीं है? नहीं भैया। पक्का? चलिए, अब उसकी अगर रिटायरमेंट हुई है या डेथ हुई है कब? 31 मार्च 2021, तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक
क्या मैं इस ईयर का प्रॉफिट निकाल चुका होऊंगा या नहीं निकाल चुका होऊंगा 2020-21 का? यस सर, निकाल चुके होंगे। और निकाल चुका होऊंगा तो क्या मैं इस पार्टनर को दे चुका होऊंगा या नहीं दे चुका होऊंगा? दे चुके होंगे। यानी दे चुका होऊंगा। तो क्या वो अगले साल के प्रॉफिट पे हक जमा पाएगा 2021 से 22 के पे? नो सर। नहीं भैया। और 20 से 21 का हक है या नहीं है? उसका हक है। है सर। पर क्या उसको हक उसको मिल चुका होगा या नहीं मिल चुका होगा? यस सर। मिल चुका होगा। यानी ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो यानी बिगिनिंग ऑफ ईयर में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की कोई टेंशन हमें नहीं लेनी, क्योंकि प्रॉफिट तो उसको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और ये हो गया एंड ऑफ ईयर। यहां पर भी मुझे प्रॉफिट की टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहां पर भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हाँ या ना? यस सर। बट अगर वो यहां कहीं उसकी रिटायरमेंट या डेथ हो गई, कब? ड्यूरिंग द ईयर। कभी भी, चाहे वो 10 अप्रैल हो, चाहे 1 मई हो, जून हो, अगस्त हो, दिसंबर हो, कभी भी हो, उसकी यहां पर रिटायरमेंट और डेथ हो गई, तब क्या होगा? चलिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं 1 अक्टूबर को, 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2020 को उसकी रिटायरमेंट या डेथ हुई, तो क्या 2019 और 20 का प्रॉफिट तो उसे मिल चुका होगा, उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। पर क्या वो उसने इस फर्म में अपने 6 महीने बिताए या नहीं बिताए? बताओ। तो क्या उसने हाँ भैया बताओ। इन 6 महीनों में मेहनत करी होगी या नहीं करी होगी? करी होगी। सही होगी। तो बताओ उसको इस 6 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए और क्या उसको मिल चुका होगा या नहीं मिल चुका होगा? क्यों नहीं मिला होगा? वेरी गुड, क्योंकि मैंने प्रॉफिट निकाला ही नहीं होगा। प्रॉफिट निकाला ही नहीं होगा। मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कब बनाता हूं? ईयर के एंड में बनाता हूं। बात समझ में आ रही है? ऑडिट करते हुए। हाँ, क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो यानी यहां पर मुझे प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यानी मुझे अपने आप से एस्टिमेशन बेस पर प्रॉफिट निकाल करके 6 महीने का रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को देना पड़ेगा। तो आप पहले तो बताओ, ये समझ में आई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट किस केस में करनी पड़ेगी? मुझे ड्यूरिंग द ईयर वाले में करनी पड़ेगी या बिगिनिंग और एंड वाले में करनी पड़ेगी? ड्यूरिंग द ईयर। तो अब समझ में आया कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर। कि मैंने 2 केस में क्यों बांटा है, ड्यूरिंग द ईयर और बिगिनिंग या फिर एंड, कुछ भी हो। समझ में आया 2 केस? हाँ भैया। तो इसी को मैंने 2 केस लिया, बाकी अब आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बस एक बार पॉइंट लिख लेते हैं इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर है बेटा, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक। सेकंड होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। फोर्थ होगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है जी। फिफ्थ होगा रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। सिक्स्थ होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या, ये सारे पॉइंट सेम हैं या नहीं है जो हमने पिछले चैप्टर में करे थे? यस सर। और बेटा इसमें लास्ट होगा कौन सा? कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है। और कैपिटल एडजस्टमेंट हम ज़्यादातर कब करते हैं? ईयर के एंड में। कब करते हैं? ईयर के एंड में करते हैं। तो इसमें एक चीज रह गई, ड्यूरिंग द ईयर में किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को? जल्दी बताओ। प्रॉफिट की। यानी इसमें एक नई एडजस्टमेंट हमारी ऐड हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग और डिसीज, जिसकी डेथ होती है उसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं, जो रिटायर होता है उसको रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। कब तक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है जी। तो इसमें
केस 1 में तो हम ये सारी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम केस 2 की बारी पे। तो केस 2 में पहला मेरा वही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड रहेगा मेरा बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। फोर्थ रहेगा मेरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिफ्थ रहेगा मेरा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। सिक्स्थ रहेगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सेवंथ बता दो कौन सा होगा? क्या मुझे इसमें भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। वेरी गुड, क्योंकि ये तो ईयर के एंड में पहुंच जाएंगे हम, और प्रॉफिट बढ़ चुका होगा तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, पर हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट्स होंगी। ये था बेटा पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हम आज कंप्लीट कर चुके हैं और इसका भी फर्स्ट पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जबकि आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्सपेंसेस और ये अकाउंट, ये चार चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। जो थोड़ा चेंज होगा वो गुडविल वाले में होगा और प्रॉफिट वाले में होगा। ऐसे यहाँ पर जो थोड़ा चेंज है गुडविल वाले में, और ये वाली गुडविल और ये वाली गुडविल सेम ट्रीटमेंट है, और कैपिटल एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंज है। बाकी सब तो आपको आता ही है, पर हम फिर भी क्या कर लेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि इस केस में कैसे डील करेंगे। आई होप ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा। इतना करने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। यस सर। इजी है चैप्टर ये, रिटायरमेंट और डेथ, या नहीं है? यस सर। अब देख लो, टोटली सारे पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें एक आधा आया है, बाकी सारे पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो जो भी पिछले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 जो बताया मैंने, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, उसकी मदद से ये चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे कम जो टाइम लेता है पेपर में सॉल्व होने में, वो ये वाला केस होता है, केस 1। एडमिशन से भी कम टाइम लगता है मुझे इसमें, रिटायरमेंट और डेथ ड्यूरिंग द ईयर वाले में। कई बार पेपर में रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में चॉइस भी आ जाती है कि या तो एडमिशन का क्वेश्चन कीजिए या रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन कीजिए। तो वहाँ पर जिस पे आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी बन जाए वो वाला आप क्वेश्चन कर लेना, जिसमें कम टाइम लगे आपको। मेरे को तो इस वाले में कम टाइम लगता है। ठीक है जी। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपके लिए होमवर्क क्या है। आपकी बुक में जितने भी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दे रखे हैं गेनिंग रेशियो से रिलेटेड या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, उसको आपको सॉल्व करना है। हो जाएगा होमवर्क? हाँ जी सर। एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में ये तो तीन है ना पार्ट? बेटा 3 पार्ट है, बट ये सेम है। ये वाले इसके 6 पार्ट और इसके 6 पार्ट बिल्कुल सेम है। इन दोनों पार्ट में जो, हाँ बोलो। आप कह रहे हो ना कि पेपर में चॉइस आएगी? हाँ, पेपर में चॉइस आएगी। पेपर में जरूरी नहीं है हर बार चॉइस आए। रिटायरमेंट और डेथ में तो चॉइस आती है, कई बार एडमिशन और रिटायरमेंट में भी चॉइस आ जाती है। ओके सर। ठीक है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं? सेम है टू सेम है, जिसमें मैं दोनों का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लेके चलेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक करेंगे और आप लोगों के गेनिंग रेशियो के डाउट्स लेंगे। तो आई होप बुक से आप सारे इलस्ट्रेशंस और सारे क्वेश्चंस जो कि गेनिंग रेशियो पे बेस्ड होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। सर कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, रिटायरमेंट या डेथ? बेटा दोनों एक ही हैं। चैप्टर नंबर 5 में ये दोनों टॉपिक है, दोनों से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रिटायरमेंट के भी कर लीजिए, डेथ के भी कर लीजिए, दोनों का सेम ही आंसर आना है, सेम ही ट्रीटमेंट है। ठीक है, दोनों के कर लीजिए। ठीक है, मैं बेटा कराने को चाहता तो मैं रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग करा देता, पर उसमें आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करके, इसलिए मैं मर्ज करके करा रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, टाइम भी कम लगेगा, चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट होगा,
सिलेबस के हिसाब से हम कर पाएंगे, ज़्यादा समय हम डाउट्स में ले पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, किसी को और डाउट्स हो तो पूछ लेना। फिलहाल आज मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, चलिए, गुड बाय।